एनिमल फिल्म पर बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी बात कि कच्चे दिल वालों के लिए फिल्म नहीं है। कैसी फिल्म है? मादक फिल्म है, नशीली जहर फिल्म है। अगर आपको विष पीना हो तो आप उसको देखो। रौद्र और विभत्स रस की फिल्म है और आप इसको सिनेमा के लिहाज से ऑलमोस्ट एन इंस्टेंट क्लासिक कह सकते हो। कुछ इनकन्सिस्टेंसी है मूल कैरेक्टर के बर्ताव में, लेकिन उसका पर्सनैलिटी का एक एस्पेक्ट भी हो सकता है। इसके अलावा बहुत इनकन्सिस्टेंसी नज़र नहीं आती है। एनिमल अपने डायरेक्टर का एक बहुत ही बोल्ड सिग्नेचर है। अपने समय की फिल्मों से सोचने में आगे है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाली फिल्म है। इसमें नज़र आता है कि एक डायरेक्टर अपने आइडिया को लेके गजब का कमिटमेंट रखता है, बहुत ज़िद्दी है और फिल्म के हर एक फ्रेम में वो अपनी ऊर्जा डालता है। पॉलिटिकल करेक्टनेस को वो एक गाली भी देता है। भद्दा इशारा फिल्म के शुरू और अंत में वो पॉलिटिकल करेक्टनेस रखने वाले लोगों के लिए करता है, फिल्म आलोचकों समीक्षकों के लिए करता है और प्रगतिवादियों के लिए करता है। बाकी आप इस फिल्म को जाके स्वयं देखें, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, और अपनी राय बनाएं। अब मैं विस्तार से फिल्म पे बात करना चाहूँगा। कुछ स्पॉयलर्स हो सकते हैं, बाकी आप रुकें या जाएं, आपकी मर्जी है। इस फिल्म के कई रंग रूप हैं। इसकी कहानी की बात करें तो आपको ट्रेलर से पता चल गया होगा कि एक लड़के की कहानी है जो अपने पिता से बहुत प्यार करता है और फिर वो बहुत वायलेंट हो जाता है और फिर क्या होता है आपको देखने को मिलता है। समाज के बड़े बच्चों के साथ कैसी साइलेंट हिंसा करते हैं और फिर कैसे हैरानी जताते हैं कि भाई ये क्रिमिनल कहाँ से आते हैं। ये एक चीज़ हमेशा हम देखते हैं। हमने एक महान और बड़ी वायलेंट कोरियन फिल्म थी साइलेंस्ड, उसमें इसको देखा है कि बच्चों से कैसी हिंसा हम करते हैं। एनिमल में भी हम देखते हैं। इसमें बलबीर सिंह का कैरेक्टर जिसको अनिल कपूर ने प्ले किया, वो बड़ा हैरान है और एक जगह क्रोधित होकर अपनी पत्नी से कहता है कि हमने क्रिमिनल पैदा किया, क्रिमिनल। लेकिन वो ऐसे ही पैदा तो नहीं हुआ है। एक रात को जब बलबीर घर आता है, देखता है उसका बेटा सो गया। उसका इंतजार करते करते उसके हाथ में एक लेटर होता है। उस लेटर में लिखा होता है कि पापा अगले जन्म में आप मेरे बेटे बनना और मैं आपका पापा बनूंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि प्यार कैसे जताते हैं और फिर उसके अगले जन्म में आप फिर मेरे पापा बनना और फिर मुझे आप प्यार करना। बहुत ऑनेस्ट, इनोसेंट, मासूम सी एक बात है जो एक एस्पेक्ट बताती है परवरिश का। इसमें हम ये भी देखते हैं कि एक समाज में बच्चे को कैसे डिसेंसिटाइज किया जाता है, कैसे वो पिता का इंतज़ार करते करते उसके प्यार को तरसते तरसते फिर भी उसे कभी पाते नहीं हुए, एक अगली रईसी के अंदर पलते बढ़ते हुए, एंटाइटलमेंट का एहसास कराते हुए, हिंसा के बीच जीते हुए, उसका पिता उसे पीटता है, उसकी टीचर उसे डंडे मारती है, बड़ी मामूली सी बात पे डंडे मारती है। फिल्म में एक बड़ा रोंगटे खड़े करने वाला सीन है जहाँ पे टीनेजर बेटे को बलबीर थप्पड़े पे थप्पड़े मारता है। हाल ही में एक सीरीज आई थी बम्बई मेरी जान, उसके अंदर भी एक सीन देखने को मिलता है जहाँ पे एक पुलिस वाले का बेटा क्रिमिनल बन जाता है। उसमें एक सीन वो उसको पीटता है लेकिन वो पत्थर की तरह सारी मार खा लेता है। वहाँ आपको पता चल जाता है कि वो बड़ा हो चुका है और जानवर बन चुका है। जब बड़ा हो जाता है हमारा कैरेक्टर तो कहता है कि पापा आप ग्रेटेस्ट पापा नहीं हो, लेकिन मैं ग्रेटेस्ट सन ऑफ द वर्ल्ड हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। ये उसका लक्ष्य होता है। उसके बाद ये मुड़ती है और अपने असली ध्येय की तरफ जाती है। वो है पर्दे पे मानव नाम के एक पशु की रचना करना, और वो भी पूरी बर्बरता के साथ, ताकि दर्शक को रमाया जा सके, रिझाया जा सके, उसको नशे में भिगोया जा सके। शुरू में बंदर की एक कहानी आती है, फ्रेम खुलता है, बंदर की कहानी सुना रहा होता है मेन कैरेक्टर रणवीर कपूर का, और उसका लब्बो लिबाब एक ये भी हो सकता है कि एनिमल फिल्म के जंगली पात्र इतने जंगली हैं कि उनको समझाना व्यर्थ है। जैसे कि रणविजय का जो कैरेक्टर है रणबीर कपूर का, उसकी पत्नी उसको समझा समझा के थक जाती है, उससे तर्क करती है लेकिन वो कुतर्क करता है। वह एक मैन ऑफ इंटेग्रिटी होने का दावा करता है। शुरू में कहता है कि मेरी ज़िंदगी में कभी कोई दूसरी औरत नहीं आएगी। हमें लगता है कि इस बात पे वो स्टैंड करेगा, कुछ इंटेग्रिटी वाला आदमी है, लेकिन फिर एक मोड़ आता है जहाँ पे वो एक दूसरी स्त्री के साथ संबंध बनाता है। फिर जब उसके दिन ख़त्म हो जाते हैं तो पत्नी के पास जाकर उसको बताता है कि मैंने ऐसा किया है, तो बहुत चिखती चिल्लाती नाराज़ होती है। वो कहती है कि भाई अब अगर मैं दूसरे पुरुष के साथ हूँ तो बल्कि मैं सोऊंगी। तो इस पर वो दोगलापन दिखाते हुए कहता है कि किसी दूसरे मर्द को मैं तुम्हारे आसपास भी भटकने नहीं दूंगा। वो तलाक मांगती है तो देने से मना कर देता है, कहता है कि नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं, कोई लॉजिक देता है। यानी वो मैन ऑफ इंटेग्रिटी तो नहीं है, और स्त्रियां उसके प्यार के कांटे में फंसती है, फंस के रह जाती है, और कभी आज़ाद वो उनको करता नहीं है। उनको अपनी जेल में, वो सोने की जेल में बैठा के रख लेता है। उसकी सनक जो है वो उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। एक सीन होता है जहाँ पे वो युद्ध में जा रहा होता है और जाने से पहले अपनी पत्नी को ये कह के जाता है कि मेरे मरने के बाद तुम शादी मत करना। ये बड़ा फैंटेसाइज, रोमांटिसाइज डायलॉग लगा है कुछ लोगों को, लेकिन ये बड़ा तरस खाने वाला डायलॉग है। फिल्म देख के लगता है कि क्या संदीप रेड्डी वांगा ये कहने की कोशिश भी कर रहे हैं कि ऐसे जानवरों को कभी जन्म नहीं देना है ऐसा महज। जन्म माने हमारा समाज कभी इतना असंवेदनशील न हो कि हमारी परवरिश
इतनी ख़राब ना हो कि बच्चे जानवर बना दिए जाएं, ऐसे पात्रों जैसे बना दिए जाए जो इस फिल्म में नज़र आते हैं। लेकिन फिर डायरेक्टर है वो बोल्ड भी होना चाहता है, वो ये भी कहता है कि मुझे पॉलिटिकल करेक्टनेस में मत बांधो, मुझे मुक्त होकर पेंट करने दो इस कैनवस पर, मुझे मुक्त होकर कहानी कहने दो, अपनी कमियों के साथ, अपने कैओस के साथ मुझे इस पर्दे पर खाली हो जाने दो, मुझे एंटरटेनिंग नशीली फिल्म बनाने दो जिससे मैं पैसा भी कमा लूँ और अगर हो सके तो अमर भी हो जाऊँ। लेकिन ये सब संभव नहीं होता, दोनों हाथ में लड्डू नहीं होते, अमरता इतने सस्ते में नहीं मिलती और इस रास्ते में नहीं मिलती है। अंगुलीमाल की सिर्फ कहानियाँ हमने सुनी हैं, एक आदमी जो लोगों को लूटता था, औरत बच्चों को नहीं बख्शता था और उनकी अंगुलियां काट के गले में माला लटका के घूमता था। उसको देख के, यह फिल्म देख के विजुअली बित्ता सा एहसास होता है कि वो कैसा रहा होगा। लेकिन ये जो बित्ता सा भी कह रहा हूँ, इसे छू पाना विजुअली बहुत विराट छू पाना है। एनिमल फिल्म का जो मुख्य पात्र है रणविजय का, वो एक राक्षस है और फिर उससे बड़ा राक्षस उसी का एक स्वरूप है, फिल्म के एंड क्रेडिट्स में भी नजर आता है, जिसको आप प्रोबेबली मिस कर देंगे, जो इसके अगले भाग एनिमल पार्क में नजर आएगा। एक पादरी होता है फिल्म में जो संसार के सब अपराधी और बुरे से बुरे लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कन्फेशन कराता है। वो पादरी होता है, वो इससे मिलने के बाद उल्टियाँ कर रहा होता है, पसीने से लथपथ होता है, कांप रहा होता है, और वो पादरी किसी से कहता है ही इज़ ए सेटन, आई डिक्लेयर टुडे ही इज़ ए डिस्ट्रक्टिव फोर्स। और आपको एक अंदाज़ा होता है कि उसके सामने होने का एहसास क्या है। लेकिन किरदार है ये एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन वाला किरदार भी है हर चीज़ को लेके, और इसका जो सोचना है वो गंभीरता से लिया जाए या फिर वो कुछ फेंकता भी है इधर उधर प्रभावित करने के लिए, वो आपके राय की चीज़ है। पर यह है कि ये पात्र जो है ये एक अल्फा मेल की परिकल्पना बताता है पुराने दिनों की, बर्बर जंगली दिनों में जाके वो तब के समय काल के अनुसार ऐसा होता था, ऐसा मेल होता था, और लिटरल मीनिंग में जाके बताता है। और वो लिटरल मीनिंग उसकी सोच का ये होता है कि वो जानवर या पशु ही है। वो बोलता है कि अल्फा को कुछ कमज़ोर लोगों से जलन हुई तो फिर पैदा हुई पोइट्री कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊँगा। वो एक पोइट नहीं है, वो एक मर्द है। कैसा मर्द है? माइकल रोस्कम की एक गज़ब की बेल्जियन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी बुल हेड, उसमें किसान जैकी होता है। उस जैकी के अंदर जो पशुओं जैसे हार्मोन लबालब भरे होते हैं, वो वैसा ही मर्द है। वो पोइट नहीं है, वो वैसा मर्द है। वो गीतांजलि से मिलता है, एक प्यारी सी लड़की उसको मिलता है, उसे देखता है कि स्ट्रेट परिवार से है, हम थोड़े से वैसे बैकग्राउंड के हैं, ठीक है, दिखती सुंदर है। उसको कहता है यू गॉट अ बिग पेल्विस, हेल्दी बेबीज पैदा होंगे, जैसे कि सिर्फ मानव जीवन का यही उद्देश्य रह गया, बच्चे पैदा करना। एक जंगली भौतिक अवधारणा, लेकिन आप देखेंगे तो आपको बड़ा थ्रिल महसूस होगा। मानव इवोल्यूशन से आगे बढ़ा है, ये पात्र डिवोल्यूशन पर रुका हुआ है। गीतांजलि को प्ले किया रश्मिका मंदन्ना ने। गीतांजलि का किरदार है, जैसे कि शिकायत रहती है इस डायरेक्टर की फिल्मों से कि बहुत ताकतवर और सुलझा हुआ समझदार किरदार नहीं है, वो पुरुष पे डिपेंड करने वाला किरदार है। वो सुलझी हुई लड़की नहीं है, पहले एक लड़के से 7 दिन बात करके उससे रिश्ता हो जाता है, फिर ये लड़का आता है और उसको अल्फा मेल वाली स्पीच देता है रणविजय, और फिर दोस्त के दोस्त भाई नहीं होते हैं, ये स्पीच सुनाता, वो इम्प्रेस हो जाती है और शादी तोड़ के घर छोड़ के आ जाती है, इसे शादी कर लेती है। आगे जाके उसको घोर पछतावा होता है, और एक सीन होता है जिसमें उसके ब्लाउज़ का इलास्टिक पीछे से खींच खींच के उसको मारता है और उसकी पीठ पे लील जम जाती है। बाद में वो मलहम लगा रहा होता है, तो पुराने दिनों को याद करते हुए वो कहती है कि जब पता लगा कि स्कूल में तुम्हारी बहन को किसी ने छेड़ा और तुम गन लेके गए, तो ऐसा लगा कि वो फायरिंग कभी बंद ही ना हो, कि कभी कोई मुझे छेड़ेगा तो तुम उसका क्या हाल करोगे। लेकिन अब तो तुम्हें देख के डर लगता है। गीतांजलि को ये नहीं पता था कि जो चरम सुख देगा वो चरम यंत्रणा भी देगा। एक जगह पे डायरेक्टर अपने सेंट्रल कैरेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक को हिटलर से भी जोड़ता है, शायद जस्टिफाई भी करता है, आई डोंट नो। बलबीर सिंह की कंपनी है स्वास्तिक नाम की, उसका मोटो है शक्ति प्रगति विजय। जब रणविजय पिता पर हमले के बाद लौट के आता है और देखता है कि मजदूर है वो काम बंद करके बैठे हैं, और उसको उसका बहनोई भी हाशिए पर डाल देता है कि भाई तुम मिल नहीं सकते हो, उसको किनारे अपमानित सा करता है। तो क्या ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वाला हिटलर होता है जो वर्साई की संधि के बाद अपमानित महसूस करता है और बदला लेना चाहता है, और उसके बाद से अपने भाषणों से जर्मनों को सम्मोहित करना शुरू करता है। रणविजय भी इस सीन में आगे जाके मजदूरों की ड्रेस पहन के एंटर करता है और पोडियम पे जाता है, माइक के आगे खड़ा होता है, पीछे लोगो लगा होता है जिस पे सब लिखा होता है, और उस लोगो पे स्वस्तिक का साइन बना होता है, और ये बड़ा विलक्षण रिजेम्बलेंस देता है। पूरा भाषण देते हुए वैसी मुद्रा बनाता है, मुट्ठी उठाता है जैसे हिटलर उठाया करता था,
और हम ये संदर्भ मिस भी ना कर दें, हम कहें कि नहीं ये तो एक कोइंसिडेंस है और ये तो कुछ और ही है, हम मिस ना कर दें, इसलिए डायरेक्टर अगले एक सीन में बताता भी है कि रणविजय का कैरेक्टर कहता है कि स्वस्ति के निशानों में फ़र्क है, और वो हास्य विनोद में अपने दोस्तों से ये बात बोल रहा होता है, लेकिन ये संकेत संभवतः इसी बात का रूपक है कि रणविजय में भी हिटलर जैसी एक एनिमल स्ट्रीक है। एक प्रमुख दृश्य है जहाँ केजीएफ की तर्ज पे एक बड़ी मेहमत मशीन गन वो बनवाता है, और उसका जो महाराष्ट्रियन सप्लायर होता है उपेंद्र लिमिया ने जिसको प्ले किया है, वो कहता है कि दिल्ली में परिकल्पित है, बेंगलोर में निर्मित है, महाराष्ट्र में असेंबल की गई, 100% मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। ऑब्वियसली हंसी छूटती है। एनिमल है वो हिंसक विभत्स सिनेमा की दुनिया में भी आत्मनिर्भर भारत का एक ताकतवर नमूना है कि हम भी क्या कर सकते हैं, कि जब सब किया जा चुका है, एक्सप्लोर किया जा चुका है, तो हम भी कितना इनोवेट कर सकते हैं। कोरियन सिनेमा के जो चाकू ब्लेड और फरसों वाली जो मार्केट होती है, विजुअली स्टनिंग लगती है, जिसकी तारीफ की जाती है, जैसे कि अ मैन फ्रॉम नोवेयर का अंतिम फाइट सीन आप देख सकते हो। उसी से प्रेरणा लेते हुए होटल कॉरिडोर वाला सीन आता है एनिमल फिल्म में, जहाँ अर्जुन वेली वाला गाना आता है और रणविजय कुल्हाड़ा लिए दर्जनों अजीब हेलमेट वाले लोगों से भिड़ जाता है, और वो रौद्र वीर रस का एक अद्भुत सीन होता है। इंडियन फिल्मों के लिहाज से बड़ा स्टनिंग सीन होता है। अपनी फिल्मों की हिंसा, टॉक्सिसिटी, कठोरता, इन सब के लिए संदीप वांगा की प्रेरणा परुथीवीरन जैसी साउथ की फिल्में हैं, जो बड़ी कंटीली और कठोर है, पथरीली है, आके सीधा आपके कनपट्टी पे लगती है, खून आने लगता है। कुछ कुछ एनिमल की प्रेरणा या इंस्पिरेशन या ऊर्जा है वो कोरियन फिल्मों से भी आती है, बड़ी वॉयलेंट वो फिल्में होती है। रणबीर का कैरेक्टर है वो बालाजी नान कटवल के अघोरी पात्र की तरह होता है। वह न तो समाज में मानता है, न व्यवस्था में मानता है, न कानून में मानता है, न पॉलिटिकल करेक्टनेस में मानता है, न नैतिक अनैतिक में मानता है। हालांकि वो दिखावा करता है कि वो नैतिक है, लेकिन वो नहीं है, और बड़ा अस्थिर दिमाग वाला आदमी है। कभी अति कर देता है हिंसा की, कभी कहता है मैंने पूरे नियंत्रण में किया जो भी मैंने किया। जैसे कि शुरू में अगर आप देखें तो अगर स्कूल में अपने से बड़े लड़कों को डराने के लिए मशीन गन ले जाके चला देता है, तो कहता है कि नहीं, मैंने डराने के लिए ऐसा किया था, मैं उनको मारने नहीं वाला है। अब कहेंगे कि मशीन गन फिर आपने क्यों दिखाई, क्योंकि आप तो एग्जेजरेट करना चाहते थे। तो डायरेक्टर ये बोल सकते हैं कि भाई चूंकि उसका सिक्योरिटी गार्ड उसके साथ गया था, सिक्योरिटी गार्ड के पास यही वेपन था तो वो उठा के ले आया, अगर कोई और वेपन पास में होता तो वो उसको लेके चला जाता। कहने की बात है, कही जा सकती है। बहन को कहता है कि तेरे पति को मार दूंगा, और फिर ऐसा कुछ करता भी है कोई चीज़। शत्रु के राज बताने वाली जो जासूस उसके पास होती है उसको वो बख्श देता है, लेकिन उसके साथ सोते हुए कॉन्डम यूज़ नहीं करता है, और उसके साथ वो इसलिए भी नहीं सोता है कि शत्रु के राज उगलवाने जैसा कि वो दावा करता है, बल्कि इसलिए भी करता है क्योंकि उसको सुख भोगना था, और जो पत्नी से उसने वादा किया था पर स्त्री गमन नहीं करूंगा, वो करता है। और पत्नी फिर उसको इसी पॉइंट पे काउंटर भी करती है कि आप ऐसे अतरंग क्यों हुए थे। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ये फिल्म नहीं बननी थी, मन में आ सकता है कि ये फिल्म तो इतनी विभत्स और हिंसक फिल्म है कि ऐसी फिल्म बननी नहीं चाहिए, लेकिन एवरी डेविल नीड्स टू बी बॉर्न, और फिर उसके बाद आप इसकी विवेचना करो। ये इसी कियोस में, सृष्टि में अच्छा बुरा पनपता है। एनिमल एक अल्फा मेल की कहानी है, और ये सिर्फ एक अल्फा मेल की ही दुनिया है, और इस दुनिया में स्त्रियों की कोई जगह नहीं है, ना ही ये फिल्म उनके लिए है, और स्त्रियां इस फिल्म की दर्शक नहीं है और उन्हें होना भी नहीं चाहिए। फिल्म में रणविजय का किरदार जैसे अपने पिता बलबीर से शुरू में कहता है कि अगले जन्म में मैं आपका पापा बनूंगा और सिखाऊंगा कि प्यार कैसे किया जाता है बच्चों से, वैसे ही कामना है कि वांगा भी अगले जन्म में एक स्त्री बने और फिर अपनी ही बनाई फिल्मों को देखें, और शायद फिर उनका कुछ नज़रिया बदले। वहीं इसका एक दूसरा पहलू है कि अगर कोई समझदार व्यक्ति रीड करे फिल्म को, तो फिल्म कह रही है कि पुरुषों ने इस दुनिया को कितना गंदा, कितना हिंसक, कितना क्रूर बना दिया है, और उनकी इस दुनिया के नंगे खूनी नाच को स्त्रियां डर के देख रही है, बिदक के देख रही है, और सिर्फ सर्वाइव ही कर रही है। वो मुस्कुरा रही है अगर वो डराता है तो वो कह रहा है, तो वो उनके साथ शारीरिक ज़बरदस्ती कर रहा है तो कर रहा है, वो मैरिटल रेप कर रहा है तो कर रहा है, और वो सिर्फ इसलिए कि उनको सर्वाइव करना है तो झेल रही हैं। इसके अलावा उनकी कोई हैसियत और औकात नहीं है। रणविजय माँ से प्यार करता है, माँ उसको डिफेंड करती है, लेकिन उसके अलावा उसकी माँ का कोई वजूद नहीं है कहानी में। रणविजय की दोनों बहनें हैं, उनका कोई वजूद नहीं है। वो कहता है मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम खुद कुछ नहीं कर सकती हो, मैं बोलूँगा उससे शादी करो, मैं बोलूँगा वैसा उठो और बैठो। पत्नी का कोई वजूद नहीं है, प्रेमिका का कोई वजूद नहीं, सारी स्त्रियां नाचीज़ हैं। लेकिन जो दर्शक जागरूक नहीं हैं, जो ये नहीं देख पाते हैं, उनके लिए ये एक नशा है, एक गंदा नशा है ये फिल्म। वो ऐसी चीज़ों पे हंसेगा, नाचेगा जिस पर किसी भी सभ्य, किसी भी सेंसिटिव आदमी को ना तो हंसना चाहिए ना नाचना चाहिए, लेकिन दर्शक ऐसा करेगा, उसने किया है। लेकिन ये फिल्म सिर्फ विचार के बारे में नहीं है, करेक्ट विचार के बारे में नहीं है। ये फिल्म एक सिनेमाई भाषा भी है,
ये एक विजुअल स्टोरी टेलिंग भी है। आप याद करें रोजा जाने मन का हैश्ड वर्जन शुरू में आता है, बड़ा प्रभावोत्पादक लगता है, ठंडी फुहार बन के आता है, वो सिनेमा है। और वो इस फिल्म की सबसे नशीली गिरफ्त लेने वाली चीज़ों में से एक होता है, बड़ा स्टाइलिश होता है, और वो मणिरत्नम के सिनेमा को, रोजा को ट्रिब्यूट देता लगता है कि हाँ डायरेक्टर कह रहा है कि मैं सिनेमा बना रहा हूँ, मेरा प्यार भी अंततः सिनेमा ही है, और मैं संदीप रेड्डी वांगा सिनेमाई भाषा को और अपनी सिनेमाई महत्वाकांक्षा को पहले रखता हूँ, विचार को बाद में रखता हूँ, बात सिर्फ इतनी सी है। ऐसा हो सकता है। तो आप गैर वैचारिक और विशुद्ध विजुअल सिनेमाई भाषा में अगर देखें तो एक कमाल की फिल्म है, एक क्लासिक है, ऑलमोस्ट क्लासिक है, और एक नया रेफरेंस पॉइंट है भारत के सिनेमा में, जहाँ पे एक डायरेक्टर बड़ा बोल्ड तरीके से फिल्म बना रहा है, आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहा है, और नैतिकताओं के पैमानों और जो खींचे हुए खाके हैं फिल्म क्रिटिक से उससे बाहर जाके कुछ करने की कोशिश कर रहा है। आप अगर देखें तो इसका बैकग्राउंड स्कोर आप ले लीजिए, ऑल टाइम बेस्ट में से है, फिल्म की सबसे बड़ी ताकत में से एक है। आप जितनी तारीफ करें इस चीज़ की उतना कम है बैकग्राउंड स्कोर की। इसकी एडिटिंग सुपर बोल्ड है, घातक है, सिनेमा की ऑल टाइम बेस्ट एडिटिंग में से एक है। स्टोरी जहाँ जहाँ से कटती है और जुड़ती है, उससे बोल्ड चीज़ सिनेमा में पर्दे पे पिछली बार मैंने कब देखी थी मुझे याद नहीं आता है। मसलन आप याद करें बॉबी देओल का जो एंट्री वाला फ्रेम आता है, उसमें ऊपर रणबीर का शॉट चल रहा होता है और नीचे बॉबी का फ्रेम एंटर कर रहा होता है, अमेजिंग तरीके से उसको लाया जाता है। ऐसे कई मौके एडिटिंग के आते हैं, एडिटिंग खुद वांगा ने की है, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई अस्पष्टता नहीं उनकी प्रशंसा करने में कि वे फिलहाल दुनिया के बेस्ट एडिटर्स में से एक इस फिल्म के साथ हो गए हैं। एक्टिंग लाजवाब है, जिसकी बात ज़रूर होगी, ऑल टाइम बेस्ट है। मुझे रणबीर कपूर के करियर की पहली फिल्म ये लगी जिसमें उनकी एक्टिंग सबसे पावरफुल ढंग से सामने आई है। उनके जो समाजवादी प्यारे दादा राज कपूर हैं, वो अपनी ग्रेव में इस समय में उनका ये अवतार देख के एकदम कष्ट पा रहे होंगे, लेकिन ये है कि यही है, एक एक्टर के लिए प्रशंसा है। बॉबी देओल ने करीब जैसी बड़ी प्यारी फिल्में की हैं, बिच्छू से लेके सोल्जर जैसी एंटरटेनिंग सफल फिल्में की हैं, लेकिन कभी उनको सीरियस लिया जाए ऐसा काम उन्होंने नहीं किया है। वे सनी देओल के छोटे भाई ही रहे हैं, लेकिन एनिमल उनका करियर बेस्ट परफॉर्मेंस है, और क्या बारीक अदाकारी उन्होंने की है। सिर्फ 2 या 3 मोटे सीन्स में ही वो आते हैं, और क्या कमाल की उन्होंने कारीगरी की है। उनका किरदार अबरार है, वो अपने इंट्रो सीन में एक नाचता हुआ पिशाच लगता है। बॉबी अब सनी के छोटे भाई नहीं है, अब सनी बॉबी के बड़े भाई हो गए हैं, और इंडियन सिनेमा को एक नया एक्टर मिला है। अंगुलीमाल से बात शुरू हुई थी। अंगुलीमाल की कहानी का जो अंत है वो बुद्ध से होता है। एनिमल सिर्फ एक शुरुआत है, और एनिमल पार्क शायद अंत न हो, लेकिन जब भी इस कथा का अंत हो तो बुद्ध पर ही हो। शुक्रिया।